उसने ब्लाइंड डेट के लिए सबसे खराब कपड़े पहने, बिना ये जाने कि जिस आदमी से वो मिलने वाली थी वो एक अरबपति था जो उसे पहली नज़र में ही प्यार करने वाला था। छोटे से कैफे में दालचीनी और हल्के जले हुए एस्प्रेसो की खुशबू फैली हुई थी। वो दिल्ली के हौज खास के एक शांत गली में स्थित था। ये उन जगहों में से एक था जहां लोग तब आते थे जब उन्हें जिंदगी के शोर और अफरा तफरी से कुछ देर के लिए छिपना होता था। मंगलवार की एक बादलों भरी शाम में लूसिया हरेरा की जगह अब रिया शर्मा बैठी थी, खिड़की के पास एक छोटे से बूथ में। उसने एक ढीली ढाली ग्रे हुडी पहनी हुई थी जो साफ बता रही थी कि उसके अच्छे दिन बहुत पहले जा चुके थे। उसके काले बाल एक बेतरतीब जूड़े में बंधे थे जिसका फैशन से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपने सबसे पुराने जीन्स भी पहन लिए थे, वही जीन पर घुटने के पास एक छोटा सा दाग था जो कभी गिर गई स्पगेटी की प्लेट की वजह से पड़ा था, एक याद जिसे वो भूल जाना चाहती थी। उसने कोई मेकअप नहीं लगाया था, बिल्कुल भी नहीं। उसके रूप का हर छोटा सा विवरण सोच समझकर तय किया गया था। रिया ने 5 मिनट में तीसरी बार अपना फ़ोन देखा और खुद को अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को मैसेज करने से रोका, वही प्रिया जिसने ये ब्लाइंड डेट तय की थी। सच्चाई बहुत सरल थी। उसने ये डेट इसलिए स्वीकार की थी क्योंकि प्रिया को ना कहना यहाँ आने से ज़्यादा थकाने वाला था। लगातार 3 असफल रिश्तों और एक शर्मनाक तरीके से खत्म हुई सगाई के बाद जब उसका मंगेतर उसके सारे बचत पैसे लेकर गायब हो गया, रिया ने अपने लिए एक नियम बना लिया था, पहली डेट पर जितना हो सके उतना कम आकर्षक दिखना। अगर कोई आदमी उसे उसके सबसे साधारण और बिना सजे रूप में स्वीकार नहीं कर सकता तो वो उसके सबसे अच्छे रूप को देखने के लायक भी नहीं है। वो खुद से यही कहती थी। लेकिन सच इससे भी सरल था। वो बस दर्द को नियंत्रित करना चाहती थी, इससे पहले कि दर्द उसे नियंत्रित करे। कैफे के दरवाजे के ऊपर लगी छोटी घंटी बजी। रिया ने ऊपर देखा, उम्मीद करते हुए कि कोई साधारण आदमी अंदर आएगा, जैसा कि प्रिया ने बताया था, सीधा साधा और अच्छा। लेकिन जो आदमी अंदर आया उसने चाकोल रंग का सूट पहन रखा था, और वो कोई साधारण सूट नहीं था। वो ऐसा सूट था जिसे अपनी दौलत दिखाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसकी शालीनता खुद ही सब कुछ कह रही थी। वो लंबा था, चौड़े कंधों वाला, और उसके काले बालों में कनपटियों के पास हल्की चांदी जैसी सफ़ेदी थी जो उसे और भी गंभीर और आकर्षक बना रही थी। उसके चलने के अंदाज में एक स्वाभाविक आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास जो उस व्यक्ति में होता है जिसने कभी दुनिया में अपनी जगह पर शक नहीं किया। रिया उसे देखती रही जबकि वो कैफे में इधर उधर देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो किसी और को ढूंढ रहा है। फिर उनकी नज़रें मिली। उस आदमी ने मुस्कुराया और सीधे उसकी तरफ चल पड़ा। रिया? उसकी आवाज़ गर्मजोशी भरी थी, हल्की सी भारी, जैसे कई रातों की कम नींद या शायद अच्छी विस्की का असर। मैं अर्जुन मल्होत्रा हूँ। प्रिया ने कहा था कि आप कोने वाली मेज़ पर होंगी। रिया का गला तुरंत सूख गया। ज़रूर कोई गलती हुई थी। प्रिया ने तो बस कहा था कि वो उसे अपने एक सहकर्मी से मिलवाएगी जो हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हुआ है। लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बिजनेस मैगजीन के कवर पर आता हो, ना कि किसी ब्लाइंड डेट पर। हाँ, मैं ही हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा। आप बैठ सकते हैं या अगर जाना चाहें तो मैं समझ जाऊंगी। अर्जुन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके बाएं गाल पर एक छोटा सा डिंपल उभराया। मैं क्यों जाऊंगा, उसने कहा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। वो उसके सामने बैठ गया जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य बात हो, और उसी वजह से रिया को अपनी पुरानी हुडी और घिसी हुई जीन्स और भी ज्यादा महसूस होने लगी। अर्जुन ने उसे कुछ पल देखा। मुझे एक बात कहनी है। रिया ने भौं उठाई। क्या? क्या? कि प्रिया एक ज़रूरी बात बताना भूल गई। क्या? कि आपकी आंखें बहुत समय बाद देखी गई सबसे ज्यादा भावपूर्ण आंखें हैं। रिया ने पलकें झपकाईं। आपको यकीन है कि आप सही रिया से बात कर रहे हैं? अर्जुन कुर्सी पर हल्का सा पीछे झुक गया। रिया शर्मा, दिल्ली के टैगोर पब्लिक स्कूल की 3री कक्षा की शिक्षिका, मिस्ट्री पॉडकास्ट्स की शौकीन, शर्लॉक नाम की बिल्ली की मालकिन, और प्रिया के अनुसार 3 मोहल्लों में सबसे बेहतरीन चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने वाली। रिया मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। प्रिया बहुत बोलती है। वो एक शानदार प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और लोगों को पहचानने में भी बहुत अच्छी हैं। वो पिछले 2 साल से मेरी कंपनी में काम कर रही हैं। रिया का पेट हल्का सा कस गया। आपकी कंपनी? अर्जुन ने कंधे उचकाए। गुरुग्राम में मेरी एक छोटी सी कंसल्टिंग फर्म है। कुछ खास नहीं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, एफिशिएंसी एनालिसिस, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में लोग मीटिंग में सुनने का नाटक करते हैं। उसने कॉफ़ी का एक घूंट पिया। मुझे 8 साल के बच्चों की कहानियां सुनना ज़्यादा पसंद है।
1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। रिया ने अपने छात्रों के बारे में बताया, रिसेस में होने वाली बहसें, क्लासरूम के छोटे-छोटे ड्रामे और बच्चों की दुनिया की छोटी लेकिन गहरी समस्याएं। अर्जुन सचमुच ध्यान से सुन रहा था, सिर्फ शिष्टाचार के लिए नहीं, वो सचमुच सुन रहा था। जब कैफे का स्टाफ बंद करने के लिए सफाई करने लगा, तब रिया को एक अजीब सी बात का एहसास हुआ। वो अभी जाना नहीं चाहती थी। मुझे घर जाना होगा, मुझे अभी भी लेसन प्लान पूरा करना है। अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ? उसकी साफगोई ने उसे चौंका दिया। शायद कहीं ऐसी जगह जहां आप जो चाहें पहनकर सहज महसूस करें। हालांकि मुझे मानना होगा कि ये हुडी अब मुझे पसंद आने लगी है। रिया हिचकिचाई। 3 साल से उसके भीतर की हर आवाज चीख रही थी, ना कहो, खुद को बचाओ। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।